नमस्कार, मैं हूं अमित कुमार भारती। डीएसपी की पाठशाला पे आपका स्वागत करता हूं। आज हम करंट अफेयर के मुद्दों पे बात करेंगे। जो महत्वपूर्ण दो न्यूज है, एक रशिया और भारत का है और दूसरा न्यूज एससीओ से संबंधित है। तो उससे पहले मैं आपका थंबनेल पे नजर डालना चाहूंगा कि ओ मेरी हर मनमानी बस तुम तक, बातें बचकानी बस तुम तक, मेरी नजर दीवानी बस तुम तक, मेरे सुख दुख आते जाते सारे तुम तक तुम तक तुम तक पुतीन तुम तक। स्टार्ट करने से पहले हम चीजों को बात कर लेते हैं। पहले हम एससीओ शंघाई संगठन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, शंघाई सहयोग संगठन के बात करेंगे, एससीओ। अभी हाल ही में एससीओ का 24वीं बैठक हुई है। ठीक है, ये कजाकिस्तान के अस्ताना में हुई है। ठीक है, इस सम्मेलन में कई नेताओं ने भाग लिया। रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, तीसरा संयुक्त राष्ट्र के महासचिव और एंटोनियो गुटरेस। तो यहाँ से एक प्रश्न भी एक पूछा जा सकता है कि अस्ताना में अभी हाल ही में अस्ताना में केवी बैठक हुई, तो यहाँ 24वीं बैठक हुई। ठीक है, ये सम्मेलन कहाँ हुआ? अस्ताना में सम्मेलन हुआ। इसमें कौन कौन से व्यक्ति जो भाग लिए? रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ, संयुक्त राष्ट्र महासचिव के भी एंटोनियो गुटेरेस ने भाग लिया इसमें। ठीक है, अब भारत के प्रतिनिधित्व के तौर से कौन पार्टिसिपेट किया? तो ये इस एससीओ सम्मेलन में भारत की तरफ से भारत के प्रधानमंत्री पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। उनके स्थान पे, ठीक, उनके स्थान पे विदेश मंत्री एस जयशंकर ने भाग लिया है। अब यहीं पे बेलारूस को 10वें पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। ठीक है, इससे पहले बेलारूस एक पर्यवेक्षक राज्य का दर्जा प्राप्त था बेलारूस को। अब ये किन किन बातों पे ध्यान करेंगे कि एससीओ बैठक जो है किन बातों पे केंद्रित करता है। तो यहाँ पे एससीओ के बैठक में किन बातों पे ध्यान केंद्रित किया गया? तो पहला, आतंकवाद से निपटने पे ध्यान केंद्रित किया गया। यहाँ पे डॉक्टर एस जयशंकर ने भारत सम्मेलन में मोदी जी का संबोधन पढ़ा और इस बात पे जोर दिया इन्होंने कि किसी भी रूप में आतंकवाद को उचित नहीं ठहराया जा सकता। दूसरा, उन्होंने सीमा आतंकवाद के खिलाफ भी निर्णय पे कार्रवाई का आह्वान किया है। लोग ऐसे चर्चा में माना जा रहा था कि वर्ष 2017 में जो सीमा विवाद हुआ था चीन और भारत के बीच में, इस कारण मोदी जी ने पार्टिसिपेट नहीं किए हैं। प्रधानमंत्री ने आतंकवाद के वित्त पोषण और भर्ती के मुकाबला करने की आवश्यकता पर भी बल दिया। अब एससीओ के विस्तार पे बात करेंगे। तो एससीओ के विस्तार की स्थापना मूलतः 2001 में 5 सदस्यों के साथ की गई थी। अब इस एससीओ की बात करेंगे तो एससीओ कब भारत 2017 में शामिल हुआ? कौन कौन? भारत और पाकिस्तान कब शामिल हुए? 2017 में शामिल हुए। 2023 में 9वां सदस्य के रूप में कौन बना? 9वां सदस्य के बीच में ईरान बना था। वर्ष 2024 में 24 तक बेलारूस अब केवां सदस्य हो जाएगा? तो एससीओ का 10वां सदस्य हो जाएगा। अभी दूसरी बात करें कि अभी ये 24वां बैठक है, तो 25वां सम्मेलन अब कहाँ होने वाला है? तो 25वां एससीओ का 25वां सम्मेलन चीन में होना है। ठीक है, अगली बैठक चीन में आयोजित की जाएगी। यहाँ पे चीन ने किर्गिस्तान से एससीओ की अध्यक्षता संभाल ली है। अब चीनी शहर किंगदाओ को, कौन सा शहर? किंगदाओ, चीनी शहर किंगदाओ को 2024-2025 के लिए एससीओ की पर्यटक और सांस्कृतिक राजधानी नामित किया गया है। तो ये प्रश्न पूछ सकता है कि हाल ही में जो 24वां सम्मेलन जो समाप्त हुआ, उसके बाद अभी जो अगला जो 25वां
सम्मेलन होने वाला है वो कहाँ होने वाला है, चीन में होने वाला है। दूसरा ये प्रश्न पूछा जा सकता है कि चीन की किस शहर को सांस्कृतिक राजधानी, पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी के तौर पे चुना गया है, तो वो है किंगदाओ। अब एससीओ के विस्तार पे बात करते हैं कि एससीओ आखिर है क्या, इसका उद्देश्य क्या है। ठीक है, इसका उद्देश्य क्या है। संघाई सहयोग संगठन की स्थापना कब हुआ था, वर्ष 2001 में किया गया था। यह कजाकिस्तान, चीन, किर्गिस्तान, रूस, उज्बेकिस्तान और तजाकिस्तान द्वारा स्थापित किया गया एक अंतर सरकारी गठबंधन है। इसमें सदस्य देश कौन कौन से शामिल है, रूस, भारत, चीन, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ईरान, तजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान शामिल है। ठीक है, ईरान ये भी 9वां सदस्य देश के रूप में शामिल हुआ था ईरान। यह गठबंधन राजनीतिक, आर्थिक और सुरक्षा सहयोग पर केंद्रित है, जिसका पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, तो पहला शिखर सम्मेलन चीन में आयोजित किया गया था। कहाँ पे, चीन पे आयोजित किया गया था पहला शिखर सम्मेलन। अब इसके उद्देश्य की बात करते हैं कि एससीओ का उद्देश्य क्या है। तो एससीओ का उद्देश्य है व्यापार, निवेश, ऊर्जा परिवहन और सुरक्षा सहित विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग और एकजुटता बढ़ाना। इसका एक उद्देश्य क्या है कि व्यापार, निवेश और ऊर्जा परिवहन क्षेत्र में एकजुटता को बढ़ावा देना है। अब इसमें सदस्य देश के बीच में संबंध को भी बढ़ावा देना है। इसमें उद्देश्य, इसका मुख्य उद्देश्य क्या है कि राजनीतिक, आर्थिक, व्यापार और वैज्ञानिक तकनीक, सांस्कृतिक, शैक्षिक, ऊर्जा और परिवहन, पर्यटन और पर्यावरण क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देना है। इसका एक भी उद्देश्य, दूसरा उद्देश्य और भी है कि शांति, सुरक्षा और स्थिरता बनाए रखना है। नेक्स्ट, लोकतांत्रिक, न्याय संगत अंतरराष्ट्रीय राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था को भी बढ़ावा देना है। अब दूसरा न्यूज हम लोग देखते हैं कि हाल ही में INSTC, ठीक है, फर्स्ट रशिया कोल ट्रेन बाउंड फॉर इंडिया, कहने का मतलब आईएनसी की पहली रूसी कोयला रेलगाड़ी भारत के लिए रवाना किया गया। अभी हाल ही में रशिया ने भारत के लिए कोयला रेलगाड़ी भारत के लिए रवाना किया है। अब इस न्यूज को और भी अखबारों ने छापा है, एक तेहरान टाइम्स ने भी इसको कवर किया है, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। एग्जाम के दृष्टिकोण से भी बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज हो जाता है। भारत रशिया रिलेशनशिप, अमेरिका का ईरान पे प्रतिबंध होने के बावजूद भी। ठीक है, फिर यूरेशियन टाइम्स से भी इस न्यूज को देखा है कि आईएनसीटी एंड द हिस्टोरिक ऑफ फर्स्ट रशिया कोल रीच इंडिया बाय द ईरान यूजिंग द इंडियन नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर। ये नॉर्थ साउथ, ठीक है, NSTC, नॉर्थ साउथ ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, इसको यूरेशियन टाइम्स ने भी छापा है। अब यहाँ पे समझते हैं कि ये ट्रांसपोर्ट लाइनें है क्या। तो ये भारत और रूस के साथ पहली अंतरराष्ट्रीय है, जिसको हम क्या बोलते हैं, उत्तर दक्षिण परिवहन गलियारा बोलते हैं, INSTC कॉरिडोर। ठीक है, ये क्या है, पहली बार क्या किया है कि पूर्वी शाखा के माध्यम से कोयला से लदी 2 ट्रेन भारत भेजी गई है। किसके द्वारा, रशिया के द्वारा। अब यहाँ रशिया के द्वारा इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है, क्योंकि अगर ये सेंट पीटर्सबर्ग, रशिया से अगर ट्रेन इधर लंबी आती है तो ये रूट काफी लंबा हो जाता है। वहीं पे अगर ये रूट इधर से आया, ये थोड़ा छोटा हो जाता है, क्योंकि टोटल किलोमीटर का जो दायरा है वो कम हो जाता है, जिससे सामान आवाजाही आसानी हो जाती है। ये मल्टी कॉरिडोर इसलिए भी कहा जाता है कि ये स्थल से भी जुड़ा है, वाटर से भी जुड़ा है, रेलवे लाइन से भी जुड़ा है। इस कॉरिडोर को 12 सितंबर 2000 को सेंट पीटर्सबर्ग में सदस्य देशों के बीच इसको परिवहन सहयोग से बढ़ावा देने के लिए यूरोप परिवहन सम्मेलन से ईरान, रूस और भारत द्वारा हस्ताक्षरित एक त्रिपक्षीय समझौता के अंतर्गत आरंभ किया गया था।
अब इस गलियारे से कौन कौन से देश, ईरान, रूस, अजरबैजान, बाल्टिक, नॉर्डिक राष्ट्र और 11 मध्य एशियाई देश, कई देशों का लाभ होगा इस INSTC कॉरिडोर से। ठीक है, गलियारे ईरान, रूस, अजरबैजान, बाल्टिक, नॉर्डिक राष्ट्र और 11 मध्य एशियाई देशों को लाभ प्राप्त होगा। ये सेंट पीटर्सबर्ग है, यहां से मॉस्को से वोल्गोग्राड होकर अस्ट्राखान होते हुए बंदर, फिर से बंदर अंजेली, तेहरान होते हुए बंदर आवास तक पहुंचा। यहां से मुंबई के जवाहर पोर्ट तक, यहां तक आना आसान हो जाएगा। यह भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप के बीच में माल परिवहन के उद्देश्य से जहाज, रेल, सड़क मार्ग को जोड़ता है। किसको किसको जोड़ता है? ये जहाज, रेल और सड़क मार्ग को जोड़ता है। किसके किसके बीच में? भारत, ईरान, अजरबैजान, रूस और मध्य एशिया और यूरोप के बीच में। अब इस रूट कॉरिडोर का संस्थापक INSTC के संस्थापक सदस्य कौन कौन है? रूस, भारत और ईरान इसके संस्थापक सदस्य हैं। इस परियोजना में कुल कितने देश हैं? कुल 13 देश हैं। ठीक है, 13, भारत, ईरान, रूस, अजरबैजान, आर्मेनिया, कजाकिस्तान, बेलारूस, तजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ओमान, टर्की, सीरिया, यूक्रेन, बुल्गारिया अब इसके पर्यवेक्षक राज्य में शामिल है। इस रूट का सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि इस रूट को 3 भागों में डिवीजन किया गया है, एक सेंट्रल कॉरिडोर, पश्चिमी कॉरिडोर और पूर्वी कॉरिडोर। ठीक है, सेंट्रल कॉरिडोर, वेस्टर्न कॉरिडोर और ईस्टर्न कॉरिडोर के रूप में। सेंट्रल कॉरिडोर समझते हैं कि सेंट्रल कॉरिडोर है क्या और किस किस के बीच में कनेक्टिविटी है और यहां से कितना आसान हो जाएगा चीजों को लाना और ले जाना। सेंट्रल कॉरिडोर जो है यह मुंबई में जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से हरमुज जलडमरू तक एक बंदरगाह जो कि अब्बास बंदरगाह को जोड़ता है। ठीक है, यह अब्बास बंदरगाह कहाँ है? ईरान में है। कौन से? सेंट्रल कॉरिडोर कहाँ कहाँ जोड़ता है? जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह को हरमुज जलडमरू पर बंदर अब्बास बंदरगाह को जोड़ता है। यह नौशहर, अमीराबाद और बंदर अंजली से होता हुआ ईरान क्षेत्र से गुजरात गुजरता है और कैस्पियन सागर से होती है रूस के ओलिया और अस्ट्राखान बंदरगाह तक इसका विस्तार है। दूसरा समझते हैं कि वेस्टर्न कॉरिडोर है क्या। यह अस्ताना अजरबैजान ईरान के सीमा पर नोडल बिंदु और अजरबैजान के रेलवे नेटवर्क को ईरान से जोड़ता है जो कि समुद्री मार्ग होते हुए भारत के जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह से जुड़ जाता है। दूसरा इंपॉर्टेंट क्या है किसमें कि उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देश के मध्य किसको जोड़ता है? रूस को भारत से जोड़ता है। कि किस उज्बेकिस्तान और तुर्कमेनिस्तान जैसे मध्य एशियाई देशों को भारत और रूस को जोड़ता है। यहां पे देखिए उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, होते हुए इंडिया को जोड़ रहा है। ये तजाकिस्तान वाला क्षेत्र है ना पूरा। अब इसका इंपॉर्टेंट क्या है? तो इंपॉर्टेंट ये है कि इसमें भारत और हरमुज जलडमरू के बीच, ठीक है, भारत को हरमुज जलडमरू और लाल सागर जो कि स्वेज नहर का मार्ग है उसमें जो रुकावट बिंदु पार करने की अनुमति देता है जिससे क्या होता है कि व्यापार और ज्यादा सुरक्षित हो जाता है। ठीक है, इसमें भारत, पाकिस्तान और अफगानिस्तान को छोड़कर मध्य एशिया तक पहुंच को संभव बनाता है कि जो स्वेज नहर मार्ग के लिए एक वैकल्पिक मार्ग प्रदान करता है। अब इसका सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि स्वेज नहर मार्ग से जो समय 45 दिन लगता था वो घटकर कितना हो गया? 25 दिन हो गया है। लगभग माल ढुलाई में जो लागत होता था, लागत जो रहता तो उसपे लगभग 30% की कमी आएगी। ठीक है, यह कॉरिडोर से फायदा क्या होगा कि भारत को रूस और काकेस और पूर्वी यूरोप के बाजारों से जोड़ेगा। ये कनेक्ट सेंट्रल एशिया जैसी पहलों के माध्यम से एशियाई गणराज्य के साथ व्यापार
ऊर्जा सहयोग और आतंकवाद रोधी और सांस्कृतिक आदान प्रदान में भी सुविधा प्रदान करेगा। सुरक्षा के दृष्टिकोण से देखें तो ये लाल सागर और हार्मुज जलसंधि जैसे कमजोर बिंदुओं को bypass कर जाएगा, जहां पे सिक्योरिटी ज्यादा स्ट्रांग नहीं है। या रूस और मध्य एशिया में ऊर्जा संसाधनों तक भारत की पहुंच को भी आसान बनाएगा। मध्य पूर्व निर्भरता को कम करेगा। मध्य पूर्व भारत में जो ऊर्जा के क्षेत्र में जो भारत की निर्भरता है उसको भी क्या करेगा, ये कॉरिडोर कम करेगा। अभी रूस और यूक्रेन युद्ध, ठीक है, रूस और यूक्रेन युद्ध के बाद क्या हुआ था कि रूस में धातु कर्म, ठीक है, धातु कर्म कोयले की आयात 3 गुना बढ़ गया, ठीक है, तथा ऑस्ट्रेलिया से आयात में गिरावट के कारण इसके बढ़ने की उम्मीद है। इससे यह भी फायदा होगा कि यूक्रेन के पास जो रूस से जो धातु कर्म कोयले का आयात था 3 गुना बढ़ गया। अभी इसका प्रभाव ईरान और अफगानिस्तान के संबंध पे कैसे पड़ेगा उसको देखते हैं कि इसका प्रभाव ईरान और, ठीक है, तो भारत ने ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह पे निवेश किया है। किसने? भारत ने। किस पे? ईरान के सिस्तान और बलूचिस्तान प्रांत में चाबहार बंदरगाह पे निवेश किया है। और क्या किया है कि INSTC के लिए एक समझौता हस्ताक्षर भी किया है। किसके साथ? भारत। ईरान के साथ एक INCT पे एक समझौता हस्ताक्षर भी किया है, ठीक है। इसका उद्देश्य क्या है कि उद्देश्य क्या है कि मध्य एशियाई देशों के साथ व्यापार सुविधाजनक बनाना। अब इसके चैलेंजेस क्या क्या हो सकते हैं, INSTC से संबंधित चुनौतियां क्या हो सकता है? डिफरेंट टैरिफ एंड कस्टम ड्यूटीज की चुनौती हो सकती है। तो उस चुनौती क्या होगा, क्योंकि सदस्य देश जो सीमा शुल्क है, ठीक है, सदस्य देशों में जो सीमा शुल्क जो है वो टैरिफ संरचनाओं में असमानता कारण माल की आवाजाही के लिए क्या रहता है, जटिलता बना रहता है। ये चुनौती इसको फेस करना पड़ेगा। दूसरी चुनौती क्या है? ईरान पर अमेरिका का प्रतिबंध, क्या कि वर्ष 2018 में एक ज्वाइंट कॉर्पोरेशन प्लान एक्शन के तहत, ठीक है, ज्वाइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन के तहत अमेरिका के हटने के बाद क्या किया गया था, ईरान पे प्रतिबंध लगा दिए गए थे। इस प्रतिबंध के कारण क्या हुआ था कि वैश्विक कंपनियां जो हैं, जितनी भी वैश्विक स्तर पे वो कंपनियां क्या है, बुनियादी ढांचे की परियोजना से अपने कदम पीछे हटा लिए थे। अभी संबंध में एक बार प्रश्न भी पूछ चुका है चाबहार से, तो भारत द्वारा चाबहार बंदरगाह विकसित करने का क्या महत्व है, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन यूपीएससी में बन सकता है। ये प्रश्न 2017 में आया था। थैंक यू।